हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। सुनिए, इसकी विशेषताएं निम्न हैं। नंबर फर्स्ट, ईच टैक्स इज पार्ट ऑफ होल टैक्स सिस्टम। प्रत्येक कर संपूर्ण कर प्रणाली के अंग के रूप में। सुनिए, इसमें प्रत्येक कर को एक एकीकृत अथवा संयुक्त कर पद्धति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उस पर इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि कर व्यवस्था में उसका समुचित स्थान क्या है। कारण यह है कि कोई भी कर पृथक रूप में अच्छा या बुरा हो सकता है, परंतु संपूर्ण कर पद्धति के अंग के रूप में उसकी स्थिति ठीक इससे उल्टी हो सकती है, क्योंकि कर पद्धति के अंग के रूप में हो सकता है कि यह अन्य करों के बुरे प्रभाव को दूर कर दे अथवा अन्य करों से कुछ अवांछनीय परिणामों को और भी बढ़ा दे। अतः सरकार के समक्ष एक समस्या यह रहती है कि एक संतुलित, एकीकृत अथवा समरूप कर पद्धति का निर्माण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान केवल तभी हो सकता है जबकि कर व्यवस्था के संपूर्ण ढांचे में विभिन्न करों का ताना बाना ऐसे बुना जाए कि उससे कर पद्धति में एक रूपता आए और उसका विरोध कम से कम हो। नंबर सेकंड आता है इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। करों के भार में वितरण की समानता। प्राचीन समय से ही समानता अथवा न्यायशीलता को करारोपण का एक सर्वस्वीकृत आदर्श माना जाता है। करों के भार के न्यायपूर्ण वितरण के संबंध में तीन सिद्धांत मुख्यतः प्रचलित हैं। नंबर फर्स्ट, कैनोन ऑफ बेनिफिट, लाभ का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जैसे को तैसा सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार करदाता से उतना कर वसूल करना चाहिए जितना लाभ राज्य की संरक्षणता में उसे प्राप्त होता है। नंबर सेकंड, कैनोन ऑफ सर्विस, सेवा लागत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार जो सेवाएं नागरिकों को प्रदान करती हैं उनकी वास्तविक लागत के अनुसार कर की दर निश्चित होनी चाहिए। अर्थात कर सरकार को उसकी सेवाओं की लागत के रूप में दिए जाने चाहिए। नंबर थर्ड आता है कैनोन ऑफ एबिलिटी, करदान योग्यता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर भार व्यक्तियों पर उनकी करदान योग्यता के अनुसार लगाया जाना चाहिए। संक्षेप में एक अच्छी कर पद्धति वह है जो न्यूनतम कुल त्याग के संबंध में आश्वस्त करे और जो समाज के निर्धन वर्ग के मुकाबले
धनी वर्ग पर ही अधिक बोझ डाले। अतः एक अच्छी कर पद्धति प्रगतिशीलता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। अब नंबर 3 पॉइंट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि सार्वलौकिक प्रयोजनीयता। कर इस प्रकार के होने चाहिए कि जिन लोगों की कर देने की योग्यता एक समान हो, उन पर करों का बोझ भी एक सा पड़ना चाहिए। नंबर 4 रिलेटेड टू नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से संबंधित। इसमें सुनिए, कर प्रणाली की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय में जैसे जैसे वृद्धि हो वैसे वैसे उसका अधिकाधिक अनुपात स्वतः सरकारी खजाने में जाता रहे और उसको लेने के लिए सरकार को कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाना पड़े। नंबर 5 आता है प्रोडक्टिविटी ऑफ टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली की उत्पादकता। अच्छी कर प्रणाली का एक अन्य तत्व उत्पादकता है। किसी भी कर प्रणाली के उत्पादक होने का आशय यह है कि राज्य के कर से पर्याप्त आय प्राप्त होती रहे। नंबर 6 अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति। कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप फिस्कल पॉलिसी यानी कि वित्तीय नीति, स्टेबलाइजेशन यानी स्थिरीकरण तथा विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। नंबर 7 सिंपल एंड क्लियर, सरल तथा स्पष्ट। कर प्रणाली सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए जिससे करदाता उसे तरलता से समझ सके। इनका प्रबंध भी आसानी से होना चाहिए तथा इनकी दर इत्यादि निश्चित होनी चाहिए। नंबर 8 आता है लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीली। एक अच्छी प्रणाली वह है जिसमें वरों को इकट्ठा करने में तथा करदाताओं को कर देने में अधिक धन खर्च नहीं करना पड़ता। नंबर 9 इक्विटेबल, समानता। करों के भार का वितरण सभी लोगों पर समान रूप से पड़ना चाहिए। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना उचित भाग फेयर शेयर दे सके। नंबर 10 मिनिमम इंटरफेरेंस, न्यूनतम हस्तक्षेप। सुनिए, इसमें सरकार को इस प्रकार से कर लगाने चाहिए जिससे लोगों के आर्थिक निर्णयों तथा कुशल बाजारों के कार्यकरण में न्यूनतम हस्तक्षेप हो। करों के अधिक भार को न्यूनतम किया जाना चाहिए। नंबर 11 प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में उचित समन्वय। सुनिए, इसमें चूंकि प्रत्यक्ष करों का भार प्रायः धनी वर्ग और परोक्ष करों का भार प्रायः निर्धन वर्ग पर पड़ता है। इसलिए यदि
उनमें से किसी एक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर की प्रधानता है, तब देश की कर प्रणाली न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती। अतः कर प्रणाली में समता स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में उचित समन्वय होना चाहिए। नंबर 12, मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ। डाल्टन के अनुसार सबसे अच्छी कर प्रणाली वही है जो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित हो और देश की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। नंबर 13 आता है इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन पर प्रभाव। इसमें सुनिए, एक अच्छी कर पद्धति अर्थव्यवस्था का तीव्र आर्थिक विकास करने में सहायक होती है। अर्थात कर पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो सदा उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन दे और लोगों को कार्य करने, बचत करने एवं विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करे। डॉक्टर डाल्टन के शब्दों में आर्थिक दृष्टिकोण से करारोपण की सबसे अच्छी पद्धति वह है जो कि सबसे अच्छे अथवा सबसे कम आर्थिक प्रभाव डालती है। नंबर 14, इफ़ेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण पर प्रभाव। वर्तमान में करारोपण का उपयोग आय की असमानताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अतः अच्छी कर पद्धति वह है जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि, आय के समान एवं न्यायपूर्ण वितरण के संबंध में आश्वस्त करे। संक्षेप में अच्छी कर प्रणाली वह है जो न केवल सरकार को पर्याप्त आय प्रदान करती है बल्कि आय और धन वितरण में पाई जाने वाली असमानताओं को दूर करके देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।